हेलो बच्चों, वेलकम टू आरईए। मेरा नाम है विकास और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिसेस क्लास 12 आईएससी बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए भी है, आईएससी वालों के लिए स्पेशली हमने उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पूरे मैट्रिक्स के बारे में, क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या उसके ऑपरेशंस हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जैसे कि आपके पास में मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कह रहा है कि मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स है और आपने उनको रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगल में अगर आप उनको अरेंज कर दिया तो वो क्या है, वो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, समझ यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास एक नंबर है और मैंने इसको रेक्टेंगल में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इस तरीके से। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इस फॉर्म को हम नाम दे रहे हैं मैट्रिक्स ए। मैंने नाम दे दिया। ठीक है, क्या बात समझ आई, मैट्रिक्स ए ना। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रियल वैल्यू नहीं है, ये एक फॉर्म है। क्या है, कैसी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि टेबल की फॉर्म में अरेंज करा हुआ है तो टेबुलर फॉर्म हो गया है ना। तो इसकी कोई सिंगल वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू 2 होगी, इसके लिए 5 होगी। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है। किसको, इन नंबर्स को या फंक्शंस को, है ना। नंबर यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं उसकी जगह पे फंक्शन, यानी कि यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो नंबर कह रहा है कि जो नंबर है रियल और कॉम्प्लेक्स जो भी है इसके अंदर, मान लीजिए आपने 3i कर दिया तो अब ये नंबर कॉम्प्लेक्स हुआ ना। तो चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और जो फंक्शन हो, मान लीजिए यहाँ पे 1 के प्लेस पे x हो गया, ये फंक्शन हो गया, आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स। और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है या एलिमेंट्स है वो क्या है, x 2 3i। यानी कि जो भी एलिमेंट आप इसके अंदर देख रहे हैं वो, उसको हम इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स कह रहे हैं। क्या ये बात समझ आई, है ना। तो ये चीज हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ये मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम से, कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करोगे तो आपने यहां पर देखा कि ये एक रो है, ये एक कॉलम है, ये एक रो, दूसरी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है इसमें एक रो है और ये दूसरी रो है, यानी कि ये है आपका रो 1 और ये है रो 2, R1 और R2। रो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज है और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कितने कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। कितने रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो R बाई C यानी कि रो बाई कॉलम, तो यानी कि 2/3। क्या ये बात समझ आई, R का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज से है, और C का मतलब नंबर ऑफ कॉलम से है। क्या ये बात समझ आ गई, है ना। तो ये इसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। मैट्रिक्स कैसा दिखता है मैट्रिक्स, और आपने देखा होगा मैट्रिक्स में कि कुछ इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं एलिमेंट्स, A11 A12 A21 A22। ये क्या चीज है, क्या आप उसको 11 तो आप रीड करके उसको 11 पढ़ सकते हैं, ये जो A12 है क्या उसको A12 कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपके पास वन, इसका जो अगर आप जनरल फॉर्म देखोगे किसी भी मैट्रिक्स की तो वो कुछ ऐसी है। कैसी है, A इक्वल टू स्मॉल a है, ये रहा मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट जो हम यूज कर रहे हैं, ए आई जे, ए आई और जे। ठीक है, और यहां पर है इसका ऑर्डर m/n। ये फॉर्म होती है किसी भी मैट्रिक्स की। क्या फॉर्म है, ये मैट्रिक्स के लिए जो सी स्क्वायर जो ब्रैकेट यूज हो रहा है वो है ए आई जे है और m/n है। अब आप बोलोगे यहां पर जो आई जे है वो क्या है, तो जो आई है वो उस मैट्रिक्स की, वो जो एलिमेंट है उसके आईथ रो को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, आईथ रो को। और जो यहां पर आपको जे दिख रहा है वो इसकी जेथ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जेथ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो m/n लिखा मैंने, m यानी कि क्या है, ये नंबर ऑफ, क्योंकि ये जो m/n है ये इसका ऑर्डर है, समझना ऑर्डर है। तो m फर्स्ट हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज है। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है। अब इसको समझते हैं
इसको ऐसे कैसे आपने फॉर्म कर दिया? तो देखिए, अगर मैंने कहा कि मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूं जिसका ऑर्डर है 2x2, सपोज करिए मुझे 2x2 का कोई मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A11। तो 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे बैठा हुआ है। फिर अगर आप दूसरा एलिमेंट लिखोगे तो उसका फर्स्ट रो पर ही है ना, फर्स्ट रो कौन सी, ये वाली है, इस पर ही तो है, और कहां पर है? सेकंड कॉलम पर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? रो 1 है, ये मेरे पास रो 2 है, ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है। तो कॉलम 2 पर है ना 1, रो नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड पे है। अब ये देखिए नीचे जाओ, इस सेकंड रो पर है, पहले 2 आया, कौन सा कॉलम पे है? फर्स्ट कॉलम पे 2 1, A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या ये बात समझ आ रही है? इसी तरीके से A11 है, A12 है, A13 यानी कि ये जो 1 है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रो पर बैठा हुआ है। अब इसका कॉलम चेंज हो रहा है, देखिए फर्स्ट कॉलम है, अब सेकंड कॉलम पर आ गया, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। A21 सेकंड रो पर आ गया, फर्स्ट कॉलम पर आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब मैं थर्ड रो पर आ चुका हूं, मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम पर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम पर है। क्या ये बात समझ आ रही? इनके जो नाम है A12, ये क्या हमने ये बात समझ लिया कि I और J का मीनिंग क्या है? I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I रो को, जैसे मैंने कहा कि भैया A21 A23 मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये कहां पर लाई कर रहा होगा? तो हमने कहा ये सेकंड रो पर है, सेकंड रो पर है, तो सेकंड रो पर है, और कहां पे? थर्ड कॉलम पर है, थर्ड कॉलम पर है। ये रहा सेकंड रो, ये रहा थर्ड कॉलम। क्या ये बात समझ आ रही? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे समझ गए होंगे। आई होप यहां तक आपने बस चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर अपने को दिख रहा है वो 2x2 का है। इसमें ऑर्डर कितने का दिख रहा है? आपने देखा इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, 3 रो है, सॉरी 3 रोज है, 1 2 3, कॉलम्स कितने? 1 2 3, तो 3x3 इसमें है। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसमें 2x2 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जो इसका ऑर्डर है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें कितना है? जैसे 3x3 का ये है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, तो 9 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। और ऑर्डर की बात करेगा तो ऑर्डर 9 नहीं बोलोगे आप, ऑर्डर जो है वो 3x3 है। क्या ये बात समझ आ रही है? ऑर्डर इज 3x3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछे तो आप 3 इंटू 3 यानी कि 9 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके पास में 9 एलिमेंट्स है ना। यहां तक अपने पास समझ आ गया। ये जो यहाँ पे बताने का मतलब था कि ये A13 का मीनिंग क्या है ना, A23 का मीनिंग क्या है। आई होप यहां तक अपने पास चीजें क्लियर हो गई होंगी। देख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि कौन कौन सी तरह की मैट्रिक्स अपने पास में होती है, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स मान लीजिए मेरे पास है जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम एक ही हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए उसके अंदर? एक होना चाहिए। अगर एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स है तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलोगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने कहा ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम में रो कितने हो सकते हैं? रो कितनी हो सकती हैं? तो मान लीजिए आपका 2 3 4, ये इस तरीके से। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? कॉलम तो एक ही है। तो अगर एक कॉलम है तो इसका मतलब होगा कि ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? नंबर ऑफ रो एक ही होगा। एक ही रो में जो है सारे जो एलिमेंट्स है वो अरेंज हो रहे होंगे। सपोज करिए मेरे पास बी कोई मैट्रिक्स, उसमें मैंने यहाँ पे 2 3 4 ये आपने देख लिया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? आपने कहा एक ही रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3 है, तो ऑर्डर इसका 1/3 है। कितना है? 1/3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि एक रो है तो यह रो मैट्रिक्स इसका नाम हो गया। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, तो देखिए जिसमें मैंने कहा कि ये पूरी मैट्रिक्स है, इसका कोई सिंगल नंबर नहीं आ रहेगा, है ना। तो जीरोज मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो हो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा 0 0 0 0, ये देखिए एक क्या है, इसका ऑर्डर बताएंगे आप 2/2, 2 रोज है 2 कॉलम है 2/2, लेकिन सारे एलिमेंट्स के जीरो है, तो आप इस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कह सकते हो, है ना। और इसको आप जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जीरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू ये जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है वो, समझ ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए कुछ ए मेरे पास दूसरी कोई मैट्रिक्स है, इसमें 0 0 है, इस तरीके से। तो इसका ऑर्डर कितना है? एक रो है और 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर है।
ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट दोनों जीरो है तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, है ना। आई होप यहां तक ये तीनों जो टाइप्स है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि स्क्वायर, स्क्वायर में आपने देखा होगा कि जो लेंथ है और जो लेंथ और जो आपके पास में विड्थ है वो सेम होती है, सेम होती है, सेम होती है, तो फिर वो स्क्वायर हो जाता है। वैसे यहां पर भी है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाए, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हो। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए आपने कहा 2 3 4 4, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है 2/2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आपने कहा एक बी मैट्रिक्स, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज करिए मैंने कहा एक और मैट्रिक्स, इसके अंदर है एक ही एलिमेंट है 5, इसका ऑर्डर कितना है 1/1, तो ये भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप समझ पाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो आप उनको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3, तो 3 का मतलब है कि वो 3/3 का है, जब उसने स्क्वायर कह दिया तो नंबर ऑफ रोज उसने सिर्फ एक ही बताया, उसने कहा कि नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जो जैसे उसने कहा 2/2 नहीं बोलेगा स्क्वायर के लिए, वो सिर्फ बोलेगा ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 मतलब 2/2 है। अगर बोलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब 3/3 का है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो बच्चे देखो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकला हुआ है, अलग कुछ नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स है उनके अलावा सब जीरो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। नॉन डायगोनल का मतलब क्या है कि आपने कहा डायगोनल तो ये भी है ये भी है, लेकिन समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी मैंने कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है कौन से वाले, जैसे मान लीजिए 2 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया, इस तरीके से ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें जो डायगोनल है उनको छोड़ के बाकी सब जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो जीरो है। आप बोलोगे भैया यहाँ ये तो जो आप 0 0 दिख रहे हो ये भी तो डायगोनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो डायगोनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं बच्चों उसको, ये आपके पास में प्रिंसिपल डायगोनल है या फिर हम इसको कह देते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ये कौन सा है, लीडिंग डायगोनल है ये, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल है या फिर लीडिंग डायगोनल अपने पास में है, तो ये आपका हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। 3/3 में भी अगर आप देख सकते हैं 3/3 का मैट्रिक्स मान लीजिए बी मेरे पास में है, ये है आपका 2 0 0 0 4 0 0 0 -1, तो ये भी एक मैट्रिक्स है 3/3 का, और इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब जीरो है। अब आप सवाल यहां पर ये आता है कि क्या जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो जीरो हो सकता है, कि मान लीजिए अगर आपका ये जीरो हो गया तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, तो जी हाँ आंसर है यस, है ना। तो ये हमारे पास अभी भी डायगोनल रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनको छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। इनके बारे में कोई कंडीशन है कि जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इनके अलावा जो भी ये नंबर है ये वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये डायगोनल है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपका यहां तक क्लियर हो जाएगा। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप हो जाता है। कैसे, अब देखिए
ये जो आपके पास 2x2 की एक डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है, अगर इसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट्स लिखे हुए 2 4, अगर वो 2 4 की जगह सेम वैल्यू होते, दोनों या तो 2 होते या दोनों 4 होते, तो ऐसी कंडीशन में ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्पेसिफाई हो जाता, कौन सा, स्केलर हो जाता। मान लीजिए 2002, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 के, और इसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो दोनों सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, 2 2। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही ये, और स्पेसिफाई हो गया, क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्या बात समझ आई, क्या मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स ये हो गई। इसी तरीके से अगर आपने देखा एक 3x3 का भी मैट्रिक्स में यहां पर लेता हूं, मान लीजिए बी है ना, 4 0 0 0 4 0 0 4, तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, साथ ही साथ इनके सेम होने की वजह से, इनके 4 4 4 होने की वजह से ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया है। समझ आई बात, कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से, है ना, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम अक्सर उसी चीज को कहते हैं जो हमें बार बार देखने को मिलती है एक्सरसाइज के अंदर, जो चीज आपको बार बार दिखेगी हम उसको इंपॉर्टेंट ही कहेंगे ना। जो चीज आपको कहीं कोई टॉपिक है, कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अब आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा तो फिर वो आप लोगों को लेस इंपॉर्टेंट है ना? और जो आपको बार बार देखने को मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स को आपको बार बार फेस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि भाई ये देखो, अब वो स्केलर का ही, स्केलर से ही आगे बढ़ रहा है, स्केलर का ही एक और स्पेशल फॉर्म हो गया। क्या कि अगर मेरे पास कोई स्केलर मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं अगर वो यूनिट हो जाए यानी कि 1 हो जाए, तो आप उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कह दोगे। क्या हो जाए, अगर वो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो यूनिट हो जाए यानी कि 1 हो जाए, तो आप उसको यूनिट मैट्रिक्स कह दोगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दोगे, है ना। देखिए यहां पे स्केलर नंबर सेम होना चाहिए। अब वो जो नेम नंबर सेम है अगर वो 1 हो जाए तो वो और स्पेसिफाई हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये आई हो गया, आई ऑफ ऑर्डर 2, आई ऑफ यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, 3x3 या 2x2। तो हम इसको जनरली आई और उसके नीचे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x2 तो मतलब वो ये है 1001, और अगर आई और उसके ऑर्डर लिखा हुआ है 3x3 तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको वो वैल्यू देगा नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1001 यानी कि डायगोनल पे आप सबको 1 कर दीजिए और बाकी 0 रख दीजिए, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स में समझिए, देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 0 अपर है, 2 3 2 2 कर लीजिए, 0 1 कुछ भी नंबर कर लीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर ऊपर जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर आपके 0 हो रहे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स, ये आपके पास में लीडिंग डायगोनल है, उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स अगर वो 0 हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे वाले 0 है, ऊपर वाले नॉन 0 है। 3x3 में आप इसको समझिए, ये एक मैट्रिक्स मेरे पास में है। इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं कि ये इसका डायगोनल होगा हमेशा, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और इस डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट है तीनों 1 2 3, ये तीनों 0 है, तो आप इसको बोलोगे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। समझिए बात को। दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, सेम है कि 3x3 का एक ऑर्डर है, मान लीजिए 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, अगर इसमें ऊपर आपके 0 हो रहे, मान लीजिए 2 0 0 है ना, -1 3 0 4 5 और ये आपका 2, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स जिसमें
इसके ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में तीनों एलिमेंट जीरो है या चार है, अगर 4x4 का है या 6x6 का है, उसके ऊपर के एलिमेंट्स अगर तीनों जीरो है तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, क्योंकि लोअर में कुछ ना कुछ एलिमेंट बच रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर है ना। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना है अपोजिट का, कि अगर अपर है तो उसके नीचे वाले जीरो होंगे, डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे, और अगर वो कह रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके जो अपर के एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक अपने पास चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब ये टाइप होने के बाद हमारे पास में आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। इसके ऊपर क्या है, अभी जो था वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कर रहे थे, भैया आप समझ रहे थे कि कौन कौन सी टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पर होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है जो न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो रहे हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। भैया मैट्रिसेस को आप जब इक्वल करेंगे तो क्या होना चाहिए, कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब बोलेंगे, पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। भैया दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए पहले तो इक्वल करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नेसेसरी पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। समझिए, पहला तो उसने बोला कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स ये है ए, एक मैट्रिक्स मेरे पास में है बी, दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हम ये देखेंगे पहला कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, है ना। दूसरी चीज क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे या देखेंगे, होना चाहिए 2 है फर्स्ट एलिमेंट इसका, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है 2 ही है, इसका सेकंड एलिमेंट 4 है, इसका सेकंड एलिमेंट 4 है, इसके जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और इसमें जो है वो सेम है, इसका जो फोर्थ एलिमेंट है, इसका जो फोर्थ एलिमेंट है सेम है। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम तो ही ये क्या हो पाएगा, इक्वल हो पाएगा। तो आप कहते हैं हाँ ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों मैट्रिक्स सेम दिखनी चाहिए तभी हो पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो इस कोई भी एक नंबर की जगह पर कोई वेरिएबल डाल देगा। मान लीजिए उसने यहां पर x के प्लेस पे कोई वैल्यू डाल दिया, x के प्लेस डाल दिया 4, यहां पे डाल दिया 2 के प्लेस पे x डाल दिया, 2 के प्लेस पे उसने x डाल दिया, फिर बोलेगा कि इफ a एंड b आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप बोलोगे अगर ये इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू भी किसकी इक्वल होनी चाहिए, 2 के इक्वल ही होना चाहिए, तो फिर आप यहां से x के लिए निकाल पाओगे, है ना, ऐसे तो होगा। तो ये यहां पर यूज हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा, इक्वल होगा कि जब उनके ऑर्डर बराबर होंगे और जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब समझ गए होंगे, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, इसके फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। भैया मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस होती है, ऑपरेशन बेसिक जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है उनकी हम बात कर रहे हैं आप, है ना। भैया एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर के साथ हो गया, फिर मैट्रिक्स की भी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन तो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या है, देखो आपके पास दो मैट्रिक्स है तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलिए मेरे पास मैंने एक नंबर यहाँ पर, एक मैट्रिक्स यहाँ पर एज्यूम कर लिया है 2/2 जिसका ऑर्डर है, और बी मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स यहां पर एज्यूम कर लिया है 2, 6, 8 और 10। ये मैंने दो मैट्रिक्स लिया है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब मुझे बोला गया है कि दोनों को आपको ऐड करना है, a प्लस बी करना है। हमने कहा ठीक है a प्लस बी करना है, तो ये है 2, 4, 6, 8, ये ए मैट्रिक्स है, प्लस ये बी मैट्रिक्स है, क्या है 2, 6, 8, 4, 8, 10, ये मैट्रिक्स मेरे पास में है। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट होगा वो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो एक थर्ड मैट्रिक्स मुझे मिलेगी। वो मैट्रिक्स कैसे मुझे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो सिंपल है कि भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसमें प्लस है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये 2 + 2 होगा, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करेगा, यानी कि प्लस का है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। क्या बात समझ आ रही है, 2 + 2 ये बनेगा थर्ड जो मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। ये जो 4 है प्लस होगा 6 के साथ, सेकंड एलिमेंट बनेगा,
आगे कुछ नहीं है तो क्लोज कर देंगे। ये यहां से 6 होगा प्लस 8 होगा, तो 6 प्लस 8 होगा। आगे मेरे पास फोर्थ एलिमेंट 8 है प्लस 10 है, 8 प्लस 10 कर दिया आपने, तो क्या मिल गया मुझे, 2 प्लस 2 4 मिल गया, 10 हो गया, 14 हो गया और ये आपका 18 हो गया। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, इन दोनों का सम मिल रहा है, ए प्लस बी की मैट्रिक्स मुझे मिल रही है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबट्रैक्शन में क्या है, सबट्रैक्शन में भी सिमिलर टाइप का है, माइनस तो करना है ना, तो चलिए मैं ए मैट्रिक्स यहां पर लिखता हूं 2 4 6 8 माइनस 2 6 8 10, ये मेरे पास में था। अब मुझे इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 माइनस 2, इस बार मैं सीधा ही कर लू ना, इतना तो हम समझ जाएंगे, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 4 माइनस 6 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा। 8 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? इस बार क्या करा, माइनस कर दिया, जहां भी हम एडिशन में प्लस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस होगा, तो क्रॉसमेंडिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दियो आप। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 8 है ना, माइनस 2 हो जाएगा, इस तरीके ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। स्केलर नंबर मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू से अगर आपने एक मैट्रिक्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा। चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यही मान लेते हैं ए, जो मैंने यहाँ पे जूम करा हुआ था, उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 5a निकालता हूँ, तो 5 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 4 6 8, ये मेरे पास में है। तो आपने मल्टीप्लाई कर, जो 5 एलिमेंट आपको दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई आपको अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के साथ करना है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, 5 इंटू 2 आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। तो ये मेरे पास क्या होगा, 5a की वैल्यू मुझे मिल रही होगी। क्या बात समझ आई? तो 5 कोई भी स्केलर वैल्यू, कोई भी स्केलर वैल्यू 5 से अगर आपने a को मल्टीप्लाई किया, तो 5 से हर एक a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर आपको कभी कॉमन भी लेना हो, तो जब आप कॉमन लोगे तो आपको हर एक एलिमेंट से ही सेम वैल्यू को कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये कॉमन लोगे तो फिर ऐसे तो बन जाएगा ना ये। तो ये बात आप समझ आ गए कि अगर आपने मल्टीप्लीकेशन करा है एक मैट्रिक्स को किससे, स्केलर नंबर से। अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं बताया कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, अभी मैं क्या बता रहा हूं कि एक मैट्रिक्स को एक नंबर से, एक स्केलर वैल्यू से, एक कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सिंपल आप तरीका यहां पे समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 6a की तरफ बढ़ते हैं आगे, और कुछ क्वेश्चन इसके जो एक्सरसाइज है वो करने की कोशिश हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, ये समझ लेते हैं, है ना। If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? अगर एक मैट्रिक्स में हमने कहा कि जब आप एक मैट्रिक्स देख रहे हैं तो इसका ऑर्डर बता रहे हैं m by n, तो जो m by n है ये ऑर्डर है, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो उस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो 8 उसके अंदर एलिमेंट्स है, तो कैसे कैसे हो सकता है, तो भैया हम 8 को करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना कि 8 कैसे कैसे बन सकता है। तो हमने कहा पहले 1 इंटू 8 कर लेते तो 8 बनता है, ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट में हो गया। सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में हो गया कि अगर आपने 2 इंटू 4 किया तो भी तो मुझे 8 मिलेगा, तो यानी कि उस मैट्रिक्स में 2 रो और 4 कॉलम हो सकते हैं। थर्ड मैंने कहा भैया फिर तो अब 4 ही बचा हुआ है, 4 इंटू 2, और फिर फोर्थ मेरे पास क्या बचा हुआ है, 8 इंटू 1, तो यही तो बचा हुआ है। तो मेरे पास टोटल कितने जो है, जो ऑर्डर है वो पॉसिबल है, 4 जो ऑर्डर्स है वो पॉसिबल है, ऑर्डर नहीं बल्कि 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है, 4 मैट्रिक्स, ठीक है, 4 मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ठीक है। व्हाट इज द, ये इनके ऑर्डर होंगे, पॉसिबल ऑर्डर। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर उसमें 5 ही एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, तो अगर 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5 बाई 1 और 1 बाई 5, है ना। तो ये हमारे पास क्या होंगे, टू पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, यहां पर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। क्या बात समझ आ रही है यहां तक? तो कोई भी अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो आप उस नंबर को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखेंगे कौन कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लाई वो मुझे मिल रहा है, और उतने पॉसिबिलिटीज जो है वो सब हो जाएगा। हाउ मेनी एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब आप समझ गए एलिमेंट्स, आर देयर इन अ 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, सिंपल।
एक 3/4 की मैट्रिक्स है तो 3 इंटू 4 कितना जाएगा 12, तो 12 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। कितने हो गए 12 एलिमेंट्स यहां तक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कि m बाई n है, तो आप बोलोगे इसमें m इंटू n एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मतलब दूसरा n इंटू n होगा ना, तो n इंटू n इज n स्क्वायर एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात यहां पर समझ आ गया होगा कि अगर उसने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो मतलब n बाई n है उसका ऑर्डर। ठीक है, n स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? आई होप ये बड़ी बेसिक सी चीजें हमारे पास अभी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, राइट आउट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बना रखी है, इसमें ये एलिमेंट सब लिखे हुए हैं, गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू 4i माइनस 3j। तो इससे आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है एक 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स हो, उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे ना, ये जो A11 है ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जो बैठा हुआ है। अब ये जो एलिमेंट जो नंबर इनके आ रहे हैं वो इस फॉर्मूले से आ रहे हैं। अब इसमें ध्यान देना कि अगर मुझे A11 फाइंड करना है तो इस A11 के लिए i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो अब आप इस फॉर्मूले में i के प्लेस पे 1 रखिए, j के प्लेस पे 1 रखिए, तो 4 माइनस 3 मुझे 1 मिल रहा होगा, फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि A12 की वैल्यू क्या होगी, A12 के लिए आपको i की वैल्यू 1 है और j के लिए 2 है, तो भैया यहां पर i की प्लेस पे 1 और j की जगह पे 2 रखिए, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 3 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगा 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2, ये मेरा दूसरा एलिमेंट होगा। अगर मैं कहता हूं कि A13 की वैल्यू क्या है, यानी कि i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 3 रखिए, तो i के प्लेस पे 1 रखा तो 4 इंटू 1 4 हुआ, माइनस 3 इंटू j, j के प्लेस पे 3, तो 3 इंटू 3 9, 4 माइनस 9 यानी कि माइनस 5, 4 माइनस 9 यानी कि माइनस 5। सिमिलरली अगर आप यहां से देखोगे कि A21 की वैल्यू क्या होगी, अब मैं सेकंड रो पर आ गया हूं, A21 i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 1, i के प्लेस पे 2, 4 2 जा 8 माइनस j के प्लेस पे 1, 3 इंटू 1 3, 8 माइनस 3 यानी कि 5, सीधे लिख देता हूं ना। तो A22 की वैल्यू क्या होगी, तो x के i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 2, 2 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 यानी कि माइनस 1, 8 माइनस 9 हो रहा है। A23 तो i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 3, 4 2 जा 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 1, 3 सॉरी एक सेकंड, ये 2 था ना, i के प्लेस पे 2 2 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 6 यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि प्लस के 2, यहां होगा माइनस का 1 क्योंकि यहां पे 3 आ गया ना, 8 माइनस 9। नेक्स्ट A31, A31 तो 12 ही हो गया और माइनस का 3 हो गया, तो आपके पास में 9 हो गया। ठीक है, A32 तो i के प्लेस पे 3, ये 12 हो गया और माइनस 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 12 माइनस 6। A33 12 माइनस 9 3, तो ये वैल्यू मेरे पास यहां पर से मुझे मिल रही है। क्या बात समझ आई? यानी एक तरीके से आपके पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी गिवन है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना है, जो भी एलिमेंट अपने को निकालना है, 1 1 निकालना है तो i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1, A12 निकालना है तो i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 2, है ना। तो जो भी एलिमेंट निकालना हो तो आप मैट्रिक्स का फॉर्मेशन यहां पर कर देंगे। हेंस मैट्रिक्स इज A11 की वैल्यू है 1, फिर उसके बाद है -2, देन है -5, 5 2 एंड -1, फिर है 9 6 एंड 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक बड़ा ही आसान है ना, आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, A11 A12 A21 A22, ये 4 एलिमेंट उसके अंदर होंगे। बी मैट्रिक्स का नाम है इक्वल टू Bij, यानी ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, whose elements are given by, तो ये एक फॉर्मूला है, अगेन जैसे वहां पर फॉर्मूला था वैसे यहां पर एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस मैट्रिक्स को आप फॉर्म करने वाले हो। तो आपने देखा कि पहले मुझे जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, तुमने कहा B11 होगा, अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो B12 होगा, फिर मेरे पास B21 होगा और B22 मेरे पास ये होगा।
यानी कि मुझे क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स बताया है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। मुझे चारों एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है तो मैं पहले B11 को फाइंड कर लेता हूं। तो B11 का मतलब I के प्लेस से 1, J के प्लेस 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए। 1 माइनस 2 यानी कि -1, -1 का स्क्वायर 1 और ये 1/2 हो जाएगा, है ना। फिर मैं अगर देखता हूं कि B12 की वैल्यू कितनी है ना, B12 के लिए देखता हूं मैं B12 की वैल्यू क्या है। तो I के प्लेस पे 1 रखिए, J के प्लेस पे 2 रखिए। तो 1 माइनस 2 टू जा 4, 1 माइनस 4 -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 9/2, क्या वैल्यू है 9/2। फिर मैं यहां पर अगली वैल्यू 821 को देख रहा हूं कि 821 क्या होगा। तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1 रखिए। 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0/2 0, ठीक है। फिर मैं यहां पर 822 देख रहा हूं, तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2 रखिए। तो 2 माइनस 2 टू जा 4, 2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू मिल रही है यहां से, हेंस मैट्रिक्स B इज इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट है, 1/2 है, दूसरा एलिमेंट है 9/2 A12 के प्लेस पे, A21 0 है, फिर ये आपका A22 के लिए 2 है। ये मेरी मैट्रिक्स यहां से कंप्लीट हो जाएगी, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन यहां पे सेकंड पार्ट इसका सेम है, मैट्रिक्स तो यही है ना। फिर से मुझे B11 चारों एलिमेंट निकालने हैं तो मैं B11 निकाल लेता हूं। तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, तो ये है -3 + 1, तो -2 होगा मॉड, लेकिन मॉड है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ 1। फिर मैंने कहा A21, क्या ये बात समझ आने, क्योंकि सॉरी 12 सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, मेंटली हो रहा है। I के प्लेस से 1 रखिए, J के प्लेस पे 2 रखिए, तो ये -3 हुआ प्लस 2 हुआ, -1 होता है ना, तो क्योंकि मॉड लगा हुआ तो +1 हो गया, तो 1/2 ही हो जाएगा। फिर मैंने कहा B21 देखो, तो अब I के प्लेस पे 2 रखिए, तो ये हो गया -6 और +1 रखना है तो -5 हो गया, लेकिन मॉड है तो उसमें से प्लस का 5 हो गया और अपॉन में 2 यहां पर है। फिर B22 देखिए, तो रखिए 6, माइनस का 6 ये हो गया और प्लस का 2 ये हो गया, तो माइनस का 4 हुआ, है ना, लेकिन मॉड है तो प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 से कट गया 2, है ना। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, बड़ा सिंपल है, मेंटल कैलकुलेशन है, बड़े आराम से हो जाएगा। 1 है, 1/2, 5/2 है और ये आपका 2 है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका रिजल्ट मैट्रिक्स जो है वो हमें यहाँ पे से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आप समझ जाओगे कि मैट्रिक्स किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास में बहुत ही है, फिर ये जो मैट्रिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे हायर स्टडी में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, है ना, या BSc वगैरह देखोगे तो उसमें ही, तो ये 4x4 में आ जाएगा, तो मैट्रिक्स चैप्टर तो उसमें काफी ज्यादा है। ठीक, तो ये आपको समझना है, ये चीज को देखना है। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, देखो सेम है, जो अभी आपने 3x3 का पहले बनाया, फिर आपने 2x2 का बनाया, अब वो कह रहा है कि 3x4 का बनाओ। तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूं कि वो जो मैट्रिक्स 3x4 है वो दिखेगा कैसे, यानी कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स निकालने। तो 3 तो उसमें रोज होंगे, है ना, 3 इसमें क्या है, रो है, तो A11 हो गया, दूसरी रो हो गई A21 और तीसरी रो हो गई आपके A31, A31, 3 रोज ही हो गई। कॉलम कितने हैं, 4 है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम में जाएगा ना, ठीक है, सॉरी 2 2 3 2 है ये, फिर 4 है तो भी 1 2, फिर यहां पर मैं कर लू, यहां पे क्या A13 हो जाएगा, फिर ये A14 हो जाएगा, देख पा रहे हो, फिर ये हमारे पास में A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और A34 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3/4 है, यानी कि मुझे ये पूरे 12 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे बार बार इन्हीं फॉर्मूले से। ठीक है, तो इनको मैं चलो सीधा ही कर लेता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, A इक्वल टू I माइनस जे है, तो ये 1 - 1 कितना होता है, 0, 1 2 है तो 1 - 2 माइनस का 1, है ना, सीधा ही कर सकते हैं। A13 1 - 3 माइनस का 2, A14 देख रहे हो तो 1 - 4 -3, A21 की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 1, 2 2 2 - 2 0, A23 2 - 3 -1, 2 - 4 -2, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0, 3 - 4 -1, तो ये मेरा पहले का आंसर आ जाएगा। सेकंड का क्या आंसर आएगा,
सेकंड का क्या आंसर आएगा? सेकंड का भी आंसर आप देखिए सीधा सीधा, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई इंटू जे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, है ना। मतलब आपको आई और जे की तो मल्टीप्लाई तो करनी बस। ए टू 1 2 हो गया, ए टू 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 9, 3 4 जा 12। ये मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स हो गई, सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड का आंसर क्या आएगा? ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू थर्ड आई अपॉन जे, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, है ना। दूसरा 2 अपॉन 1, क्योंकि आई अपॉन जे है ना, 2 अपॉन 2 1, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 1 3, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 3 1 और 3 अपॉन 4। ये लो आपके पास में चारों जो है आराम से आ गया। तो सबसे पहले आपको जब मैट्रिक्स फॉर्म करनी है तो आप उसके एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए और देन उसके एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन होगा उसकी हेल्प से। ठीक है, यहां तक आपके पास क्लियर हो गई चीजें आई थिंक। फिर से है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स ऑफ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, सेम है यहां पर, सेम है यहां पर, कोई अलग तो है नहीं, अलग तो नहीं कर लोगे, है ना। ए 2x2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट बनेंगे, ए 1 1 बनेगा पहले, तो आई की प्लेस से 1, जे की प्लेस से 1 रख दो, तो 3 माइनस 2 2 2 आपका 1 हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं, आप उसको ओरली कर दोगे। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज इन द ith और jth टर्म कॉलम्स आर गिवन बाय, ये तरीका सेम ही भी है। 3x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है तो पहले आप जो है मैट्रिक्स बनाओ ए, 3 रो है 2 कॉलम्स है, 3 रो है भैया ए ए ए, ठीक है, 3 रोज होगी और 2 ही कॉलम है, तो भैया ए और ए, ये कर दो आप। क्या दिक्कत हो रही है? ये कर दो यार, 3 रो है, 1 2 3 और 2 कॉलम है। अब क्या कर दो बस 1 2, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 3 1 होगा और 3 2 होगा, निकल जाएगा। बस यहां पर सेम फॉर्मूला रखना है, आ जाए वैल्यू पुट करनी है आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए है ये देखा है, देन स्टेट फर्स्ट में है ऑर्डर ऑफ ए, भैया ए का ऑर्डर क्या होगा? कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा ए का ऑर्डर क्या? इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? इसका ऑर्डर हो गया 3/5। कितना हो गया? 3/5। सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो ऑर्डर देगा उसको आप मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, 5 इंटू 3 15, तो ये कितने आ गए इसके अंदर एलिमेंट्स? 15 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। राइट डाउन द एंट्रीज ऑफ सेकंड रो ऑफ ए, सेकंड रो, आपको सेकंड रो कौन सी दिख रही है बच्चों? ये रही सेकंड रो। सेकंड रो की जो एंट्रीज है, यानी कि जो एलिमेंट्स है, एंट्रीज और एलिमेंट्स, कह रहा है कि वो क्या है? राइट डाउन द एलिमेंट्स, तो भैया कौन कौन से हैं? 7 6 4 2 एंड -1, ये तो एंट्रीज है ना किसकी? सेकंड रो की। राइट डाउन द एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कौन सा? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये रही थर्ड कॉलम के एंट्रीज, क्या क्या है? 1 4 एंड 3, 1 4 एंड 3, ये हमारी एंट्रीज हो गई इसकी सेकंड कॉलम की। स्टेट द एंट्रीज A12, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या ये रही फर्स्ट रो, ये रहा उसका सेकंड कॉलम। क्या है A12 की वैल्यू? A12 की वैल्यू है -2। A22 की वैल्यू क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो पे चले गए, सेकंड कॉलम देख लिया 6। A34 की वैल्यू क्या है? थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो पे चले जाओ, ये रहा फोर्थ एलिमेंट, देखो 1 2 3 4, कौन है? 5। A14 फर्स्ट रो पे जाएंगे, चौथा एलिमेंट देखोगे 1 2 3 4 0, है ना। क्या ये बात समझ आ रही है? ऑफ द, ये हो गया। इफ Aij इज 4, फाइंड I और J, I और J की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 कहां पर है जरा चेक करो, 4 कहां पर दिख रहा है मुझे? ये रहा, यहां पर दिख रहा, और कहीं दिख रहा 4, तो यह इसकी लोकेशन क्या है? कौन से रो पर है? सेकंड रो पर है, तो I के लिए कितनी होगी? 2, I के लिए कितनी होगी? 2। कौन से कॉलम पर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम पर है, तो J की वैल्यू कितनी होगी? J की वैल्यू 3। क्या ये बात समझ आ रही है?
i/2 j3 क्योंकि बस a जो एलिमेंट है वो a23 है, a23 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम पर बैठा हुआ है। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी, एलिमेंट्स कहां पर है, क्या उसकी लोकेशन है और इनका आई जे का मीनिंग क्या है। फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट, अब यहां पे मैंने कहा था कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इक्वलिटी के ऊपर आ रहे हैं, यहां पर देखो सेम है, इक्वेशन दे रखे हमारे पास में, कह रहा है कि एक्स और वाई फाइंड करो, दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, कब, जब उनका ऑर्डर सेम है और जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम है। यहां पर जो x है फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -2, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हो पाएंगे। तो यानी कि क्योंकि इक्वल तो अपने को दे ही रखा है तो इसका मतलब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो x इक्वल्स टू -2। सेकंड जो एलिमेंट में यहां पर दिख रहा है कौन, y, तो y के लिए क्या होनी चाहिए, सेकंड एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, तो y के लिए क्या होगा, यहां से 0 होगी, क्योंकि आप बाकी देख पा रहे जो -1 है, यहां भी -1 है, यहां 5 है तो यहां भी 5 है, वो तो ऑलरेडी इक्वल है, ये जाएगा। यहां पर से देखिए तो सिंपल सी बात है, x के लिए कितनी जाएगी, यहां से x के लिए जाएगी -1 और यहां से y के लिए कितनी जाएगी, y हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। x + 1 इक्वल्स ये है, सेम है, ये जो x + 1 है वो एक एलिमेंट है, समझना, इसको 2/2 मत समझ लेना, यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारे पास है। तो x + 1 की वैल्यू कितनी बताई है, -2 बताई है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -2 - 1 यानी कि x = -3। दूसरा कि जो y की वैल्यू है यहां से ये y + -3 और ये 0 के बराबर है, यानी कि -3 + y = 0, तो y के लिए कितनी जाएगी, यहां से 3 हो जाएगी ना, -3 सामने जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहां से x y के लिए आप इस तरीके से निकाल पाओगे। आगे बढ़, यहां पे सेम है, थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेट होती हुई आगे बढ़ रही है। x + y फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 3, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई कि x + y की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर दूसरा यहां से y + z की वैल्यू कितनी है, -1, y - z इज -1। तीसरा z - 2x इज 1, z - 2x की वैल्यू है 1। चौथा y - x इज 1। अब दो इक्वेशन बन गई ना, अब 4 इक्वेशन वैसे तो, लेकिन मुझे जब एक्स वाई को सॉल्व करना है तो मैं ये देखूंगा कि जिसमें एक्स वाई हो, ये दो इक्वेशन, तो मैं इन दोनों को जस्ट ऐड कर लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 नाम देता हूं। तो मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन, ना नॉर्मल सा अलजेब्रिक इक्वेशन है, एडिंग इक्वेशन 1 and 4, 1 and 4। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज 3, दूसरा है y - x, तो -x को मैंने पहले कर दिया, इज 1। जैसे आप इनको ऐड करोगे तो x कट जाएगा, 2y की वैल्यू जाएगी 4, तो y मुझे कितना मिल रहा है, यहां से y मुझे मिल रहा होगा 4/2। y के लिए मुझे 2 मिल रही है, तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 4 में कहीं भी रख करके x निकाल सकता हूं, है ना। तो जब y के लिए 4 मिल गई तो चलो x + y में पुट कर लेता हूं, तो y = पुट y = 2, पुट y = 2 इन इक्वेशन 1, तो x + 2 is 3, then x = 1, x कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। अब आप इस x की वैल्यू को, चलो यहाँ पे y और z है, इक्वेशन नंबर 2 में y के लिए पुट कर दो, पुट y = 2 इन इक्वेशन सेकंड में जैसे रखोगे तो वहां से आपको z मिल जाएगा ना, तो यहां पर रखा आपने 2 - z = -1, तो -z = -1 और -2, तो z हो जाएगा +3, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहां पर भी इक्वेशन में थर्ड में x के लिए पुट कर दो या z पुट कर लो, पुट z = 3 इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो थर्ड में है z - 2x, तो z की प्लेस पे आपने रखना है 3, ऐसे x तो आ गया ना, x आ गया, y आ गया, z आ गया, बस हो गया, खत्म, है ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए x और z तीनों ही वेरिएबल थे ना, तो 3 अपने पास यहां से आ गए, ठीक है। आई होप यहां तक अपने पास क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ x माइनस, सेम है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो आपको x y z और w को फाइंड आउट करना है, तो आपने ये देख लिया यहां से कि भैया कंपैरिजन करना पड़ेगा,
तो फर्स्ट आपने देखा x माइनस वाई की वैल्यू है कितनी, -1, पहली इक्वेशन। दूसरा x y यहां पर है, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू है 0। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। वैसे तो टोटल कितनी इक्वेशन, 4 है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो पहले चलो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, या चलो इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको कर लेता हूँ, 2x प्लस जेड इज 5 और 3z प्लस w इज 13। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, तो चलिए इन दोनों चारों को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 2 को सेपरेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 -1, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज 0। तो जैसे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस हो गया और ये माइनस में प्लस हो गया, माइनस। तो x माइनस 2x माइनस x हो गया, y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका -1 हो गया है यहाँ पे। तो x के लिए मेरे पास यहाँ से मिल रही है 1। x के लिए कितनी मिल रही है बच्चों, 1 मिल रही है। इस 1 को आप कहीं भी इक्वेशन 1 2 में पुट कर लीजिए। तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो x माइनस वाई, एक्स जब 1 है माइनस वाई और वैल्यू क्या है सामने, -1 है। तो y को भी भेज दो, चलो 1 -1 प्लस 1 इक्वल्स टू y। तो y के लिए मुझे मिल रही है यहाँ पे 2, y के लिए मिल रही है मुझे 2 यहाँ से। x आ गया, y आ गया। अब मुझे चाहिए z। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, यहाँ पे x रख के z निकाल लूंगा, है ना। तो पुट x इक्वल्स टू, x के लिए कितनी है 1 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रखा आपने। तो 2x 2 इंटू 1 प्लस z इज इक्वल टू 5 है। तो z हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3, z आपका 3 आ गया। अब मैं z की वैल्यू को पुट कर लेता हूं फोर्थ इक्वेशन, z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में क्योंकि z और w में रिलेशन है ना, तो 3 इंटू z, z के लिए कितनी है 3 है, और प्लस w इज इक्वल टू 13। तो w की वैल्यू जाएगी 13 माइनस 9 यानी कि 4। कितनी वैल्यू जाएगी 4। ठीक है, तो यहां तक अपने आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, 9 10 में आपने यही तो करा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स वाई जेड के लिए फाइंड करने, सेम वही है, इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है, पहली इक्वेशन बनेगी ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 9, इक्वेशन नंबर 1। एक्स प्लस जेड इज 5, इक्वेशन नंबर 2। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व करना है। अभी देखो इक्वेशन नंबर, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं, बस कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना, x प्लस जेड की वैल्यू है ना, वो 5 है। तो x और z की कंबाइन वैल्यू को 5 से रिप्लेस कर दो, सिंपल। या आप ये समझिए जैसे कि y प्लस जेड है, उसके लिए कितनी 7 है, और यहां पर जो y प्लस जेड है इसको हम सीधा सीधा 7 से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? आपने कहा हाँ कर तो सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन कंबाइन वैल्यू पता है कि y प्लस जेड के लिए 7 है। तो मैंने y प्लस जेड के प्लेस पे क्या रख दिया, 7 पुट कर दिया। तो x प्लस 7 इक्वल्स 9। तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है, x के लिए 2 मिल जा रही है। x में जब 2 मिल जा रहा है तो मैं x को या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूं ना, ताकि मुझे z मिल जाए सीधा, है ना। तो पुट कर दो x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। x प्लस जेड, x के लिए कितनी है 2, तो 2 प्लस जेड इज 5। तो आपको z के लिए मिल रही होगी 3, z के लिए 3 मिल गई। अब आप z के लिए कोई इक्वेशन में पुट थर्ड में पुट कर सकते हैं, पुट z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो y प्लस z, z के लिए कितनी है 3 और सामने वाले है 7, तो y मिल जाएगा 4। तो यहां से अपने पास में जो तीनों वैल्यूज है x y z, वो हमारे पास x के लिए 2 है, y के लिए 4 है, z के लिए 3 यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इफ, है ना, ये दे रहेगा। सेम ये भी है, इसी तरह है। पहले इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरा है ए बी में इक्वेशन ये वाली है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी यहां से 2a प्लस सी की वैल्यू है 5 और यहां से 3c प्लस डी की वैल्यू है 30, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये, तो पिछले वाला भी जो हमने यहां पे करा था, है ना, इस तरीके से यहां पे ठीक है, सेम ही है। आखिरी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। बस इनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर दो, इसको सेपरेट कर दो। अपने माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बी से आपका प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। माइनस का ए है और ये माइनस का 1 है, तो ए के लिए कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर ए के लिए 1 है, तो इक्वेशन में पुट कर दो, यहां से बी निकाल दो। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए यानी कि 1 माइनस बी इज -1, तो बी के लिए जाएगी -2, है ना, 2 हो जाएगी यहां से, b इज 2। फिर b की वैल्यू को आप या तो इसमें रख दो थर्ड में, किसको, a को ही। पुट a इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 1, किसमें, इन इक्वेशन थर्ड, इसको आप थर्ड इक्वेशन कहोगे ना, इन इक्वेशन थर्ड। 2a यानी कि 1 प्लस c इज 5, तो c मिल गया मुझे 3 यहां से, 5 माइनस 2, c को आप यहां पर रख दोगे फोर्थ इक्वेशन में। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, तो 3 इंटू सी प्लस डी इज 13, तो 9 इक्वल टू 4, ठीक है। 13 माइनस 9 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेम ही हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन सेम ही था। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी रहने वाली है, वो देखते हैं। ठीक है, ए बी सी आर मेंबर्स ऑफ सेट एस, जिसका ऑर्डर है m बाई n, यानी कि आपके पास में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ऑर्डर m बाई n है, यानी कि बहुत सारे सेट्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके जो वो है क्या, a और b दो है, वो सबसेट है, m बाई n मैट्रिक्स है, रियल नंबर, ठीक है। पहला है कि a प्लस बी, यानी कि ये क्या है, एडिशन है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं सम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो a प्लस बी है वो बिलोंग्स टू एस, यानी कि जो सेट है आपका सुपर सेट कह लीजिए उससे, a प्लस बी बिलोंग्स टू ये है, तो यानी कि इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। क्लोजर लॉ होता है ये, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। अगर आपने दोनों को ऐड किया तो वो सबसेट होना चाहिए अपने मेन मैट्रिक्स का। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी और b प्लस सी के लिए सेम होगी। दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, a और b को ऐड करोगे या b और a को ऐड करोगे, तो एडिशन क्या होती है, वो सेम होता है। इसको हम कहते हैं क्यूमिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि जो लॉ ऑफ जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो क्यूमिटेटिव लॉ को फॉलो करती है। एमसीक्यू वगैरह में काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं भाई, इसको समझना अच्छे से। क्यूमिटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर a प्लस बी और b प्लस से बराबर है, अगर वो इक्वल आ रहा है तो वो क्यूमिटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। a प्लस बी, पहले आपने a प्लस बी का ऑपरेशन करा, फिर जो आया उसको c से ऐड कर दिया, और अगर आपने पहले b और c को ऐड किया, फिर जो आया उसको a के साथ ऐड किया, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ये लॉ होता है एसोसिएटिव, ठीक है। अब ये देखते हैं ये एडिशन में इस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, समझना है ना। अब कह रहा है कि द मैट्रिक्स O m बाई n जिसका ऑर्डर है हैज द प्रॉपर्टी दैट फॉर एवरी मैट्रिक्स A, क्या है कि A प्लस O इक्वल्स टू A होगा और O प्लस A इक्वल्स टू A होगा। तो ये जो मैट्रिक्स O है वो क्या है, वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। कि अगर आपने A को O के साथ ऐड किया तो A ही आएगा, और O को A के साथ ऐड किया तो A ही आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास में यहां पर से है। एक्सरसाइज 6b में आप देखिए क्या कह रहा है, यहां पर मेनली क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप कर रहे हैं कि राइट ईच सम और डिफरेंस एज अ सिंगल मैट्रिक्स। इसको आपने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एडिशन में आपको बताया था क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, -3 + 3 क्या आएगा रिजल्ट बच्चों, 0 आ जाएगा। -2 + 2 यानी कि 0 आ जाएगा।
2 प्लस माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है एक मैट्रिक्स में दोनों को लिखने की जरूरत तो नहीं ना, सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई -3 प्लस 0 करने पर 0 तो आएगा। ठीक है ना, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस यहां का फर्स्ट एलिमेंट, आप चाहो तो दोनों को लिख के भी कर सकते हो, 1 फिर -1। आपका माइनस क्यों कर रहे हो, यहाँ पे तो प्लस करने के लिए बोला गया है, बट यहाँ पर देखो तो जो ये वाला एलिमेंट है वो तो -1 है ना, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस -1 तो माइनस का ही तो 1 होगा। सिमिलरली 2 और यहां है -2, -1 प्लस 1, समझ आ रही बात। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या ऐसे लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि इतने में तो बेसिक तो नहीं है, 9th क्लास में तो पढ़ नहीं रहे है ना, 12th क्लास में पढ़ रहे हो आप। तो भैया 1 -1 आपका 0 हो जाएगा, 2 -2 आपका 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा, 3 -3 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा, 4 -4 आपका 0 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, 1 -1 आपका 0 हो जाएगा, -6 प्लस 6 आपका 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आप देखोगे, अगर आप इसको साथ में रखोगे तो आप समझ गए होंगे कि हम ऐड तो इसको कर रहे हैं जब, तो दोनों साथ में आ रहे हैं। अब ये देखो मैंने इसको साथ में रखा cos स्क्वायर एक्स और प्लस हो रहा है यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ये एक एलिमेंट बनेगा। फिर ये cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे, ये है साइन एक्स, ये है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये है कॉस स्क्वायर एक्स, ये है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये है कि आपको इतना पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, बस इतना सा है। ये हो जाएगा, हो जाएगा 1, ये क्या रहेगा भाई, तो इतना ही रहेगा। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा ऊपर, और ये क्या रहेगा, ये कॉस स्क्वायर माइनस, या तो आप इतना ही छोड़ दो इसको, या इसको आप क्या कर सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला भी आप ये बन रहा है। तो यार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को भी ध्यान रखना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला भी हो जाता है। तो आप इसको इतना छोड़ सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक आप इसको करके छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ए बी सी कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या है भाई, ए प्लस बी निकालना है, ऐड तो कर ही सकते हैं ना बहुत आराम से, ए और बी को ऐड करना है। तो यह ए 1 2 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 प्लस 3 यानी कि 6, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 प्लस 0 यानी कि 2, 2 लिख रहा हूं 2, 6 प्लस 1 आपका 7, ये हो गया ए प्लस बी की वैल्यू, इसके लिए होगी ए प्लस बी। फिर बोला गया ए प्लस बी प्लस सी, तो जो ए प्लस बी आप ब्रैकेट में है, इसका मतलब पहले आप ए प्लस बी निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको ऐड करो सी के साथ, तो ये निकल गया ना ए प्लस बी की वैल्यू, इसको सी से ऐड करो, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 प्लस 4 कितना 7, 1 प्लस 2 कितना 3, 6 प्लस 1 कितना 7, 2 प्लस 0 कितना 2, 2 माइनस 2 कितना 0, 7 माइनस 4 कितना 3, ये होगी वैल्यू किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। अब सी में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले आपको बी प्लस सी को ऐड करना है, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, फिर जो आएगा उसको फिर ए के साथ ऐड करोगे, रिजल्ट तो यही आएगा जो यहां पे लिखा मैंने, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, एसोसिएटिव को फॉलो करती है, रिजल्ट यही आएगा। लेकिन आप उसको स्टेप वाइज दिखाओगे कि पहले आप ए मैट्रिक्स लिखोगे प्लस, फिर आप इन दोनों को ब्रैकेट में रखोगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे बी और सी को, इनको ऐड करने के बाद सिंगल मैट्रिक्स बनेगी, फिर जो ये मैट्रिक्स आएगी उसको इसके साथ ऐड करना, रिजल्ट यही आएगा। ए माइनस बी, ए से बी को माइनस कर लीजिए, 1 माइनस 2, सीधा लिख दो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 प्लस का 3 हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप, 3 माइनस 3 यानी कि 0, 4 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस का 6, 2 माइनस 0 यानी कि 2, 6 माइनस 1 यानी कि 5, ये आ गया। ठीक है, ए माइनस बी का रिजल्ट आ गया। ए माइनस बी जो है उसको सी से ऐड करो, ये है ए माइनस बी, इसको सी से ऐड करना है, 4 और वही -1 प्लस 4 यानी कि 3, 3 प्लस 2 यानी कि 5, 0 प्लस 1 यानी कि 1, 6 प्लस 0 यानी कि 6, 2 माइनस 2 यानी कि 0, 5
-4 यानी कि 1। ये मेरा रिजल्ट यहाँ से जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही? ठीक है, बड़ा ही आसान है, बस बच्चों का काम है। b माइनस ए, हमने a माइनस बी निकाला, अब आप b माइनस ए निकालो, होगा थोड़ा नंबर्स वही आएंगे बट माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब b में से a को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, 2 माइनस 1, समझ ध्यान से, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, -1 -2 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आएगा, -2 -4 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, 0 -2 माइनस का 2 आएगा, 1 -6 यानी कि माइनस का 5 आएगा। तो ये वैल्यू किसी की है, ये है b माइनस ए की, है ना। नंबर्स आपको सेम दिखेंगे बट नेगेटिव का साइन आपको दिखेगा, साइन चेंज दिखेगा, वो b माइनस ए है, ये a माइनस बी है। अब यहां पे जरा समझना, कुछ क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि कंसीडर द आंसर्स टू पार्ट बी। तो बी में कौन सा है? ये रहा आपका बी, है ना। इसमें कह रहा है कि आप जरा इसको देखो, क्या है ये बी है, एंड सी को देखो जरा, ये रहा सी। व्हाट लॉ इज इलस्ट्रेटेड, कौन सा लॉ यहां पर हुआ है? तो हमें पता है कि ये एसोसिएटिव लॉ यहां पर इलस्ट्रेट हुआ है। देखिए वहां पे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, कौन सा लॉ है? ये एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? द एसोसिएटिव लॉ इज इलस्ट्रेटेड। कंसीडर द पार्ट डी और एफ। तो ये रहा आपका डी यानी कि a माइनस बी और f यानी कि b माइनस ए। विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो ये आप क्या कंक्लूजन कर रहे हैं? कंक्लूजन आप ये देख रहे हैं कि अच्छा भैया ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आई लेकिन अपोजिट इन साइन आया। इसका मतलब आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि जो a माइनस बी है वो नेगेटिव ऑफ b माइनस ए है कि नहीं? जो a माइनस बी है, ये जो वैल्यू है वो इसका जस्ट नेगेटिव साइन है। तो a माइनस बी इज माइनस b माइनस ए। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई अपने पास में? बस आगे बढ़ते हैं फिर। सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? सॉल्व करने मतलब जो भी इस इक्वेशन में वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करना। वेरिएबल मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? मैट्रिक्स x दिख रही है, x यहाँ पर क्या मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे x निकालना है, x प्लस ये मैट्रिक्स है इक्वल टू ये है, तो भैया मैं इस मैट्रिक्स को सामने भेज दूंगा ना। अब क्योंकि यहाँ पर ये मैट्रिक्स प्लस में है तो सामने जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर 2 1 2 3 2 3 4 3 4 ये मेरे पास में है, इसमें से माइनस कर दोगे इस मैट्रिक्स को तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ये है। ठीक है बच्चों, ये समझना ये आई नहीं है। ठीक है, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स मत समझ लेना कि इधर आपका 1 बना हुआ है। जो यूनिट मैट्रिक्स है वो इस डायगोनल पे, लीडिंग डायगोनल पे 1 1 होता है। तो चलिए इसको आप माइनस करेंगे और एक्सपांड आउट करेंगे। 2 माइनस 0 भैया 2 होता है, 1 माइनस 0 1 होगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा, 3 माइनस 0 यानी कि 3 होगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा, 3 माइनस 0 यानी कि 3 होगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 होगा, 3 माइनस 0 यानी कि 3 होगा और 4 माइनस 0 यानी कि 4 होगा। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया, एक्स के लिए आ गया यहां से। ठीक है, इफ this matrix minus this matrix equals to this matrix, determine x1 x2 y1 y2। कंपैरिजन बस सिंपल सा, पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स कर लूं क्या? इन दोनों को सिंगल मैट्रिक्स कर लूं क्या? हमने कहा ठीक है, 2 माइनस x1, ठीक है 2 माइनस x1, दूसरा एलिमेंट -3 माइनस x2, तो -3 माइनस x2। ठीक है बच्चों, 4 माइनस y1, 4 माइनस y1, 0 माइनस y2 यानी कि माइनस का y2 हुआ, और ये किसके इक्वल है? -3 है, 4 है, 5 है और -1 है ना। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया 2 माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट x1 इक्वल्स टू इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो एक ही इक्वेशन में आप इसको सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों को पहले ऐड करके सिंगल बनाया, अब मैं यहां पर कंपैरिजन कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको कंपेयर कर रहा हूं। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो ये देखो यहाँ पे ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए। 2 माइनस x1 की वैल्यू होनी चाहिए -3, है ना। तो यहां से मैं सीधा x1 इक्वल टू -3 -2 कर दो, x1 के लिए कर दो 5, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, x1 की वैल्यू 5। सेकेंड एलिमेंट है -2 माइनस x2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से x2 की वैल्यू में फाइंड कर लो तो -x2 इक्वल टू हो जाएगा 4
और ये -3 सामने जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो -x2 की वैल्यू जाएगी मेरे पास 7, देन मुझे x2 की वैल्यू मिल रही होगी -7। यहां तक आई होप अपने पास में चीजें क्लियर होंगी। फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है 4 - 5 1, तो भैया 4 - 5 1 के लिए किसकी इक्वल होगी, 5 की इक्वल होगी। तो आप यहां से देख रहे हैं -5 1 इज इक्वल टू 5 - 4, तो -y1 की वैल्यू कितनी है 1, देन y1 इज इक्वल टू -1, तो ये मेरे पास यहां तक हो गया। अगली वैल्यू मेरे पास में है -y2, तो -y2 के लिए किसकी इक्वल होनी चाहिए -1, तो y2 इज इक्वल टू 1, y2 के लिए कितनी चाहिए 1, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी, चारों वैल्यूज अपने पास फाइंड हो गया। कैसे करा आपने जो है इक्वेशन को इक्वल करके यहां पर से कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते जल्दी से, छोटी सी एक्सरसाइज बच्चे, ज्यादा क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन है। ए दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स प्लस ए 0, तो ये मुझे एक्स निकालना है और एक्स प्लस ए अगर आपके पास 0 है तो भैया अगर मैं एक्स निकालूंगा तो ए को सामने भेज दूं, क्या -a हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे ये देखो 1 2 -1 8 4 एंड 9, तो अगर आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो नेगेटिव साइन है वो अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो सबको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव, ये 2 भी नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है पॉजिटिव का 1 हो गया, माइनस का 8 हो गया, -4 हो गया और -9 हो गया। यहां तक चीजें क्लियर होगी, क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, कंप्यूट 3a - 6b + 9c, इसके लिए आपको निकालना है। अब ये समझिए, इन सब की वैल्यूज को यहां पे रख लेते हैं 3 × a, और a कितना है वो यहां पर है 2, ये हो गया, -6 × b, और b के लिए भी यहां पर रख लेता हूं, ये है वैल्यू 3 3 3 3 0 5 6 9, ये फिर है +9c, और c के लिए कितनी है, c के लिए यहां पर लिखता हूं 4 4 4 5 -1 4 7 8 और -1, ये मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पे कि क्या वैल्यू मेरे पास बन रही है। तो 3 के इंटू पहले मैं अंदर कर लेता हूँ सबके सामने, 6 6 6 6 3 9 6 0 12, माइनस साइन है बीच में, 6 18 18 18, ये भी 18 है, ये 0 है, ये 30 है, 36 है, 54 है, और ये -6 है, प्लस 36 36 36 45 -9 36 63 72 -9, ये वैल्यूज मिल रही है। अब मैं इसको एक ही मैट्रिक्स में लिख दूं ना, 6 -18 + 36, ये एक एलिमेंट बनेगा। फिर दूसरा 6 -18 + 36, तीसरा 6 स्पेस देके बीच में -18 + 36, यहां पे बनेगा 6, दूसरा एलिमेंट -18 और +45, 3 -0 -9, ठीक है। फिर -9 फर्स्ट, -30 और +36, 3 -36 +63, 0 -54, ये सॉरी -54 और +72, 12 -6 प्लस का 6 जाएगा फिर ये, और -9, ये वैल्यू। तो ये माइनस का ये इसमें से 18 में गया, 18 + 6 आपने कर दिया तो 24 हो गया। ये भी सेम है, ये भी 24 हो जाएगा, और ये भी सेम है तो ये भी 24 हो जाएगा। ये कितना है -6 माइनस ये आपका माइनस का 12 भी हुआ है ना, माइनस के 12 भी हुआ, ये 45 हो गया, 45 - 12 कर दो तो जाएगा 33, माइनस के 6, 36 - 36 और -3, 36 माइनस 33 और 33 + 16 39 33 6 और ये आपका 9 96,
नहीं नहीं नहीं, ये तो माइनस होगा ना, 33 नेगेटिव में होगा। 60, ये माइनस का 33 है, तो 63 माइनस 33, तो आपका जाएगा 30 प्लस का। 72 माइनस 54, तो ये आपका 8 और ये आपका 6 1, और ये हो गया 18 9 9 ही हो जाएगा। तो ये अपने पास जो है इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल, थोड़ी बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। आगे बढ़े। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सॉल्व ईच ओवर एक्स 2/2, एक्स 2/2 की मैट्रिक्स है, आपको एक्स फाइंड करना है। तो सिंपल से मैं यहां से देख रहा हूं कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो b माइनस 2a होनी चाहिए, तो b माइनस 2a, तो b की वैल्यू कितनी है, b के लिए यहां पे दे रखी है 2 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 इंटू ए, और a की a कितना मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 1 एंड 0। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपके पास हो गया 2 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1, और ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई, सिर्फ देखो माइनस यहीं पर है तो मैं सिर्फ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 माइनस 4 2 और 0। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस का 5, माइनस 1 माइनस माइनस 2 है ना, सॉरी माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 3, 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ये मेरे पास इसकी x की वैल्यू जो है वो मिल रही होगी। किसकी वैल्यू बच्चों, x के लिए है जो कि 2/2 का ऑर्डर इसका है। सेम यहां से हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू, तो यहां से सेकंड से x के लिए कितनी जाएगी, यहां से आपको x के लिए मिल रही होगी 3a प्लस, सॉरी 3b प्लस a, है ना, 3b प्लस a मिल रहा होगा, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। सेम आगे भी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इसमें क्या करोगे, पहले x को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x, इसको यहां ला लो, प्लस का x हो जाएगा, और सामने है 2b, और ये जो माइनस का 3 है उसको सामने भेज दो, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3x के लिए मुझे मिल रही होगी 2b प्लस 3a। तो यहां से आप जो है वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लोगे। ए दे रखा है और 2a माइनस 3b दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। बस यहां पे वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए और आंसर अपने पास हो जाएगा। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए के लिए है 1 2 3, माइनस 2 5 और 7, माइनस 3 इंटू बी तो फाइंड आउट करना है ना, तो बी यहीं रहेगा। ये 4 है, 5 है, माइनस 9 है, और ये 1 2 3। ठीक है, अब मुझे माइनस ये निकालना, तो इसको सामने भेजता हूँ, या देखो माइनस 3b को सामने भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। ठीक है, तो चलो 2 की मल्टीप्लाई भी मैं अंदर करवा ही लेता हूँ, तो 2 ये आपका 4, ये आपका 6, माइनस का 4, ये आपका 10, ये आपका 14। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 5 माइनस का 9 और 1 2 3, और सामने क्या वैल्यू आ जाएगी 3b आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 5 यानी कि माइनस का 1, 6 माइनस माइनस 9 यानी कि 15, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस के 5, 10 माइनस 2 यानी कि 8, 14 माइनस 3 यानी कि 11, और वैल्यू है 3b। तो b की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, तो b के लिए क्या जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है b के साथ वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो भैया b की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी सामने 1/3, मल्टीप्लाई में सामने कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और ये जो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इतना आंसर। अब क्योंकि जो अंदर वाली वैल्यूज है वो 3 से डिवाइड तो हो नहीं रही सारी की सारी, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, है ना। अगर 3 से डिवाइड होती तो हम जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, तो 3 से सब वैल्यूज कैंसिल आउट भी हो जाती। नहीं हो रहा है तो इतना ही आप उसको, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है ना, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और सी मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स है मतलब इन तीनों का सम जीरो होगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, और मुझे फाइंड करना है सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स मतलब कि नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी, है ना, ऐसे होना चाहिए। तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसके आगे लगाते हैं नेगेटिव साइन। तो जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा सी 3, -3 -3 -1 -4, 2 -1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, 2 + 1 आपका 3 हो गया, 0 + 0 आपका 0 हो गया, 2 -1 आपका 1 हो गया। तो ये क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई। सिंपल सी बात है, इतना ही है यहाँ तक तो। ठीक है, चलिए तो ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। ठीक है, और बाकी जो है वीडियो आगे हम करेंगे। ठीक है, चलिए।